हेलो बच्चों। सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स और सीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम्स में आपको सेक्शंस तो याद होने चाहिए, केस लॉ भी याद होने चाहिए, बट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको बच्चे जनरली आप लोग इग्नोर करते हो वो है राइटिंग स्किल। आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए और राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। लॉ के पेपर में, किसी भी लॉ के पेपर में लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो लॉ का पेपर आता है या कंपनी लॉ का जो पेपर इस वक्त आ रहा है उसमें टू सेट्स ऑफ क्वेश्चन, आप उनको दो डिवाइड कर सकते हो। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एक आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो पढ़ने में इजी हैं कि बड़ा सिंपल है कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछा, बट वो एक क्वेश्चन इतने इजी नहीं है। रीज़न कि उस ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, केस लॉ रिलेटेड आपको जो भी है वो याद होना चाहिए। तभी डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और ये स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव है कि सीएस के स्टूडेंट्स के सीएस पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आना वो स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए ही होता है। बच्चों, इसके साथ हम शुरू करते हैं आज ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो ये सेक्शन इसमें 139 टू 148 तक कवर हो रहे हैं और चैप्टर 10 आपका है। और जो ऑडिट और ऑडिटर की जो डेफिनेशन है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने उसको ऑडिटिंग के पेपर में आपने उसको पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर ऑडिट और ऑडिटिंग या ऑडिटर्स जो है वो हम उस रेफरेंस में देख रहे हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो उस तरीके का है, उस कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को या ऑडिट को पढ़ेंगे और ऑडिटर को पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट में ऑडिटर को डिफाइन नहीं किया हुआ है, ऑडिटर को डिफाइन नहीं किया हुआ, तो एक जो जनरल डेफिनेशन है वही ऑडिट की एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स है। और जो ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 में अपॉइंट होता है वो ऑडिटर कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो एग्जामिन करके एक रिपोर्ट जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को एजीएम में देता है, वही ऑडिटर जो है आपका वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। और वो ऑडिटर सेक्शन 143 के हिसाब से कंपनी के अंदर कई जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ के हिसाब से वो उन रिपोर्ट्स को तैयार करता है। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि जो ऑडिटर अभी आपका, आपने जैसे देखा, मैंने बताया भी आपको कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा या उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा। तो इनसे पहले हम ये थोड़ी डेफिनेशंस देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय कंपनी इन मैटर्स रिलेटेड टू। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो ये है कि मनी, that is the money that is received by company during the financial year, and the related matter, किसके लिए वो मनी रिसीव हुई है, इसका भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंपनी ने सेल्स या परचेज की है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो कंपनी की है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। और बुक्स ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉस्ट रिकॉर्ड कंपनी को अंडर सेक्शन 148 में मेंटेन करने होते हैं। ये हर कंपनीज को नहीं करने, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं सेक्शन 148 में डिफाइंड है, तो उन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन में वो कॉस्ट रिकॉर्ड भी आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको ये जो कीवर्ड्स हैं वो मेंटेन करना है। द मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड द मैटर्स फॉर विच द मनी इज रिसीव्ड and received and expenditure took place related to that money received. All sales and expenses, sales and purchases, all assets and liabilities and item of cost. सेक्शन 2 क्लॉज 12 जो है कंपनी की बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर्स को डिफाइन करता है। बुक ये एक वाइडर टर्म है
जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी मेंटेन करती है वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर्स में आपके इंक्लूड होते हैं, जैसे डीड्स है, एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, वाउचर्स है। जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ रहे हैं वो बुक्स एंड पेपर्स में आपके इंक्लूड होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 143 में ऑडिटर को इस पर भी रिपोर्ट करनी है कंपनी ने क्या बुक्स एंड पेपर्स या बुक्स और पेपर मेंटेन करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन द सेक्शन 240 के हिसाब से क्या है, कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो कंपनी सेक्शन 8 कंपनीज है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज है, वो क्या बनाती हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट फॉर चेंज इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है ये अगर उस कंपनी पे एप्लीकेबल है तो ये किन कंपनीज पर है, ये हम जो फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज देखेंगे उसमें डिटेल में हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज को क्या बनाना है स्टेटमेंट। एक जनरल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी समझ में आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो भी पार्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैश फ्लो में स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है और डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 में डिफाइंड है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका यहाँ पे है वो है फाइनेंशियल ईयर। ऑडिट होगी आपकी फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फाइनेंशियल ईयर आखिर है क्या। फाइनेंशियल ईयर हर कंपनी के स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन अगर एक कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी के बाद होता है, 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में होता है, तो उस पीरियड में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर उसके नेक्स्ट ईयर में जो 31 मार्च आएगा उसको होगा, यानी मैक्सिमम उस केस के अंदर हो गया 15 मंथ का। अगर 1 जनवरी को होगा तो वो 15 मंथ का पीरियड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑडिटर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग है। इट मीन्स ये होगा जो फर्स्ट ऑडिटर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो वैलिड होता है फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। तो इस केस में फर्स्ट एजीएम आपकी कब होगी, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी को हुआ है उसका नेक्स्ट ईयर मार्च 31, जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2022 को हुआ और ऐसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा मार्च 31, 2023 को, और उसका जो फर्स्ट एजीएम होगी वो कंपनी को फाइनेंशियल ईयर एंड के सेक्शन 96 अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन 96 में कंपनी को 9 मंथ तक का टाइम है, तो कंपनी 9 मंथ तक के पीरियड में अपना एजीएम फर्स्ट एजीएम कर सकती है। तो उस जब तक वो एजीएम नहीं होगी फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 1 ईयर तक रहता है, तो वो 1 ईयर नहीं है। एग्जाम में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा क्रक्स जो बीच में रहता है जिसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्पेशली याद रखना है कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम तक होगा। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं सेक्शन की कंपनी का ये ओवरव्यू ऑफ चैप्टर है जिसमें आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर सेक्शन 140 में कवर होगा, और एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन ये बच्चों सेक्शन 141 में और 143 में कंपनी की पावर एंड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेक्शंस हैं इसमें 139, 140, 141 एंड 143। 142 आपका रेम्यूनरेशन का है। 140 पर कुछ सर्विसेज हैं जो कि ऑडिटर वो सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकते जब वो किसी कंपनी में अगर ऑडिट एज ए ऑडिटर काम कर रहे हैं। 148 आपका पनिशमेंट एंड 148 आपका 147 पनिशमेंट, 148 आपका कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू सी द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट।
और जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स जो है कंपनी का, उसको हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए अलग प्रोविज़न है, और एक आपका है गवर्नमेंट कंपनीज़। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ और गवर्नमेंट कंपनीज़। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ जो भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, उसमें फर्स्ट ऑडिटर आपका सेक्शन 139(6) में, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर आपके 139 सबसेक्शन 1 में होता है। जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उन गवर्नमेंट कंपनीज़ में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139(7) में, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में डील किया हुआ है। अब बच्चों, इसको इनके आगे हम इस पॉइंट को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेते हैं फॉर एग्जांपल, जिससे समझने में आसानी होगी। सपोज करते हैं कि एक कंपनी है जिसको हम समझते हैं, जैसे नाम लिया मैंने, गॉड ब्लेस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ GBPL। ठीक है, इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई। इनकॉर्पोरेशन इस कंपनी का हुआ, कंपनी हुई ये आपकी अगस्त 31 को, अगस्त 31, 2021 को। ठीक है, अब इस कंपनी का जो फर्स्ट कंप्लायंस अंडर चैप्टर 10 वो होगा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स। अब बच्चों, इसका अगर ये कंपनी सपोज करो आपके पास आती है एडवाइस के लिए कि ये कंपनी का आपने इनकॉर्पोरेशन किया, अब इस कंपनी का कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, क्या कब तक करना है, तो बच्चों इसका एक फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट जो होगा, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इसके अंदर 30 सितंबर तक करना हो। 30 डेज के पीरियड में आपको अपॉइंटमेंट करना है, 30 सितंबर 2021 तक। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। उनको 30 डेज का टाइम होगा कि वो 30 डेज के अंदर आपको फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए तो वो इन्फॉर्म कर देंगे। किसको इन्फॉर्म करेंगे? वो इन्फॉर्म करेंगे शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को, आप फिर भी लिख सकते। ठीक है, वो मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देंगे। मेंबर्स के पास में टाइम होगा कि वो नेक्स्ट आपके 90 डेज के अंदर में आपके फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब 90 डेज़ के शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? 90 डेज़ के अंदर आपको एक यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, एक EGM कॉल करनी पड़ेगी, और उस 90 डेज़ के इस पीरियड में आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना। ये अपॉइंटमेंट वाइज ये हमने देखा आपका, एक तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ये आपका अंडर सेक्शन, यहाँ पे मेरे सेक्शन जो है ये आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 में आपका ये कवर हो गया। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑडिटर जब फर्स्ट AGM तक, इसका अपॉइंटमेंट कब तक वैलिड होगा? फर्स्ट AGM तक। फर्स्ट AGM तक फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये कंक्लूजन ऑफ, यहाँ पर है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक आपका फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। अब ये GBPL का मान लीजिए फर्स्ट AGM में वो आगे ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो जो ऑडिटर कहलाएंगे वो होंगे आपके सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में इनका अपॉइंटमेंट होगा। यहाँ पर जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, यहाँ पर इसका पीरियड जो है वो सिर्फ फर्स्ट AGM तक है। यहाँ पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा फर्स्ट AGM से यहाँ पे कंक्लूजन तक की है सब में।
टू द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM 5 ईयर्स के पीरियड के लिए। ठीक है बच्चों, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ शुरू, आपका फर्स्ट AGM से होगा और वो 6th AGM तक उनका अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा। जो ऑडिटर अपॉइंट इसमें होगा उससे, इन ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर से आपको एक रिटर्न कंसेंट उन ऑडिटर से आपको लेनी होगी। सेकंड पॉइंट ये है कि वो ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट में क्या होगा वो भी हम अभी देखेंगे आगे से, वो रूल में कवर है सारी। तो फर्स्ट आपको एक रिटर्न, सॉरी यहाँ पे मैं कंसेंट है, एक तो फर्स्ट ऑडिटर अपना एक रिटर्न कंसेंट देगा और सेकेंडली वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट के अंदर जो सर्टेन पॉइंट्स हैं, जो भी रूल आप में डिफाइंड है, वो उन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उसके बाद ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, अगर वो एलिजिबल है, अदरवाइज है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अब जो प्रोसीजर है, अब हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे एक रूल 3 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है, तो हम उनको आगे देखते हैं। ये फर्स्ट ऑडिटर है, सेक्शन 139। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको जैसे मैंने बताया अभी 30 डेज के पीरियड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अगर BOD फेल्स हो गए तो विद इन 90 डेज के अंदर एक AGM कॉल करके होगी, जिनका जो ऑडिटर का पीरियड होगा वो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक होगा। और इन केस फर्स्ट ऑडिटर 5 ईयर टर्म नहीं होगा, बल्कि अपॉइंटमेंट जो होगा वो AGM तक ही होगा। इवन इफ यहाँ पर ये है कि वो द ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय EGM, अगर ऑडिटर को EGM में मेंबर्स ने भी अपॉइंट किया हो, तब भी वो पीरियड जो होगा फर्स्ट ऑडिटर का वो सिर्फ कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक ही होगा। नाउ ये एग्जांपल्स तो हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे उसमें। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट AGM में एक कंपनी जो है एक इंडिविजुअल या किसी भी फर्म को, एज ऑडिटर अपॉइंट करेगी, जो कि जिसका पीरियड जो वैलिड होगा, जो टेन्योर होगा वो 6th AGM तक होगा। कब तक होगा उसका पीरियड? 6th AGM तक होगा। और उसके बाद कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th AGM, अगर उसके बाद कंपनी जब भी ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, उसका पीरियड जो होगा वो उस AGM से 6th AGM तक रहेगा। यहाँ पे ये एक रिटर्न में कंसेंट लेटर चाहिएगा और एक सर्टिफिकेट दैट अपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड अंडर देयर अंडर। यहाँ पे रूल 4 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 4 के अंदर कंपनी में ऑडिटर को सर्टिफिकेट में क्या देना है वो मेंशन है। According to Rule 4, the auditor is required to submit a certificate regarding that ये जो सर्टिफिकेट दैट इज सेटिस्फाइज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 नहीं है, ये सेक्शन एक्चुअली 141 है, ये 1 रहेगा इसमें, ये सेक्शन 141 है जो जिसमें ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन मेंशन है। तो सर्टिफिकेट दैट सेटिस्फाई प्रोविजन ऑफ सेक्शन 141, अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग दैट, किसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसमें इंडिविजुअल और फर्म इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट है एंड ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड। एक तो पॉइंट है यहाँ पे एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट है एंड दैट इज ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड अंडर द एक्ट, कंपनीज एक्ट में और ICI एक्ट ऑफ 1949 एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में। नेक्स्ट जो प्रपोज अपॉइंटमेंट है, जो यहाँ पे कंपनी का जो प्रपोज अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का,
वो प्रपोज अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म अंडर द एक्ट है, यानी कि यहाँ पे नोट करना ये टर्म वर्ड है, टर्म्स नहीं है। और प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेट डाउन इन द एक्ट। ये लिमिट्स जो कंपनी की में ऑडिटर्स के ऊपर लिमिट है कि वो कितनी ऑडिटर है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी में ये स्पेसिफाइड है 20 कंपनीज की, तो उस लिमिट के विद इन दैट लिमिट है। वो ऑडिटर को ये भी सर्टिफिकेट में लिख के देना कि दैट इज प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट इज लेट डाउन इन द एक्ट एंड द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग with respect to professional matters against the auditor or the firm is true and correct as disclosed in the certificate। ये कंपनी की जो फर्म है और जो ऑडिटर है, या फर्म या ऑडिटर के अगेंस्ट में जो भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही हैं, वो लीगल प्रोसीडिंग प्रोफेशनल मैटर्स से रिलेटेड जो लीगल मैटर्स हैं वो सर्टिफिकेट में जो डिस्क्लोज है वो करेक्ट हैं। ये 4 पॉइंट हैं जिनके ऊपर एक सर्टिफिकेट ऑडिटर को देना है बिफोर द अपॉइंटमेंट, और एक रिटन कंसेंट लेटर देना हो, तब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिटर को कंसिडर किया जाएगा। In case of appointment of subsequent auditor, the appointment of auditor, इसका एक नोटिस टू द रजिस्ट्रार जो होगा वो ADT 1 आपके फॉर्म में विद इन 15 डेज ऑफ AGM वो आपको सबमिट करना है, नोटिस टू फाइल करना होगा रजिस्ट्रार ROC ऑफिस में। अब जो ना इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने के लिए फर्स्ट है कि कंपनी जो कंपनीज को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, बनानी है अंडर सेक्शन 177। अब पॉइंट ये है कि अंडर सेक्शन 177 में किन कंपनीज को आपको ऑडिट कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट करनी है, बनानी है। ये रेफर करता है आपको कि किन कंपनीज को बनानी है, सेक्शन रूल 6 ऑफ किसका, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, उसमें इसको डिफाइन कर रखा है। रूल 6 के अंदर तरह का ऑल लिस्टेड कंपनी, एंड जो कंपनी रूल 4 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर रूल्स में, उसमें जो कंपनीज को स्पेसिफाई कर रखा है उन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी है, जो आप आगे देखेंगे ये, ठीक है। और उन कंपनीज को इन रूल 4 को और जब रूल 6 को हम दोनों कंबाइंड पढ़ते हैं तो उसमें है कि आपकी पब्लिक कंपनीज को ही ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किसको करनी है, पब्लिक कंपनीज को करनी है। अब पब्लिक ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में एक ऑडिट कमेटी एक ऑडिटर के नाम को या इस फर्म को जिसको अपॉइंट करना है उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को कंसिडर करेगी और एक नाम रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो ऑडिट कमेटी इनके रिकमेंडेशन को कंसिडर करेंगे, और इन केस वो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ऑडिट कमेटी के जो नाम सेलेक्ट किया है ऑडिट कमेटी ने, अगर उसको वो सही नहीं मानते हैं तो वो ऑडिट कमेटी को वो रेफ़र बैक कर सकते हैं, और उस केस में ऑडिट कमेटी उस रिकंसिडर करेगी उस नाम को, और वो अगर रिकंसिडर करने के बाद भी ऑडिट कमेटी सेम नाम ही प्रपोज करती है, देन क्या होगा, बॉल आएगी किसके पास, किसकी कोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोर्ट में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस वक्त इस कंडीशन में है, उनको राइट ये है कि अगर वो चाहें तो ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को आगे फर्दर मेंबर्स को फॉरवर्ड करेंगे, शेयर होल्डर्स को AGM में, या वो अपना जो नाम उन्होंने सेलेक्ट किया वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो नाम उन्होंने फॉरवर्ड किया है
और जो नाम ऑडिट कमेटी ने फॉरवर्ड किया उसको उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया और अपना नाम क्यों भेजा, ये एक रीज़न उनको एक्सप्लेन अपने नाम जो फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके साथ में अटैच करना होगा। शेयर होल्डर्स जो होंगे वो एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। ये एक प्रोसीजर है जो रूल 3 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में। रूल 3 आपको याद रखना कि रूल 3 में वो प्रोसीजर मेंशन है जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर किस तरीके से एक कंपनी को करना है वो है। ऑडिट कमेटी कौन कौन सी कंपनीज करेगी और कौन कंपनीज को ऑडिट कमेटी की ज़रूरत नहीं है। जिस केस में ऑडिट कमेटी को ऑडिट कमेटी कंपनी ने नहीं बनाई है या वो वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस नाम को सेलेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। अपने रिकमेंडेशन जो होगी वो शेयर होल्डर्स को देंगे। और जहाँ ऑडिट कमेटी होगी वहाँ पर हर बार ऑडिट कमेटी ही पहले नाम को रिकमेंड करेगी। ये बेसिक डिफरेंस है आपका जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होगी और जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी नहीं होगी। रूल 6 जो है कंपनीज मीटिंग एंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 में दो ऑडिट कमेटी की बात करता है रूल 6। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऑडिट कमेटी की। तो ऑडिट कमेटी की किस किस को बनानी है, एक तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी होगी एवरी लिस्टेड कंपनीज को, और दूसरा जो अदर स्पेसिफाइड कंपनीज हैं वो रूल 4 में है। ये रूल 4 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 में दैट इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किन किन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करना, लेकिन जिन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है उन्हीं कंपनीज को ऑडिट कमेटी का भी है, इसलिए इसको रेफर कर दिया गया कि कौन से में रूल 4 में। ठीक है, सेक्शन 177 ये आपका सेक्शन 177 तो इसको रेफर करता है, और ये आपका रूल 6 जो है वो यहाँ पर ले आता है कि रूल 6 कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनीज और उस जो नाम स्पेसिफाइड है रूल 4 में उन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी है। अब रूल 4 में कौन कौन सी कंपनीज है उसको भी हम भी देखते हैं, और एक साथ एक लिस्ट है हम उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सेक्शन 139 पहले पढ़ते हैं, फिर हम एक बार में वापस से इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। तो नाउ बच्चों अब है टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट इन टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एक ऑडिटर का एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2। ये मैं लूँगा नेक्स्ट अपने वीडियो में।